हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर उनका जो पेपर 2 चल रहा है, ठीक है। पेपर 2 के अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमने ऑपरेटिंग पॉइंट्स पढ़ लिए थे, क्यू पॉइंट्स यानी कि, और हमने उसकी फेथफुल एम्पलीफिकेशन भी देख ली थी, कॉमन एमिटर और कॉमन बेस एम्पलीफायर भी कर लिया था, राइट। अब हमने क्या कर लिया था, नीड ऑफ बाइसिंग द ट्रांजिस्टर कर लिया था, ठीक है, कि डीसी वोल्टेज उसके इनपुट और आउटपुट के अंदर अप्लाई कर दो तब आपका काम चल जाएगा आईसी जीरो सिग्नल के ऊपर, और आपका वीबीई और प्रॉपर वीसीई की वैल्यू आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, फेथफुल एम्पलीफिकेशन किसी भी एम्पलीफायर को बता सकते हो कि ये फेथफुल एम्पलीफिकेशन कर रहा है। और फेथफुल एम्पलीफिकेशन की जो मेन रीज़न आपने ये बताई थी कि जो इनपुट और आउटपुट के अंदर जो भी आप वो लेके चल रहे हो, एम्पलीफाई जिसको कर रहे हो सिग्नल को, उसकी शेप के अंदर कोई चेंज ना आए, तब आप उसको क्या कह रहे हो कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो रही है, यही कह रहे हो ना। और प्रॉपर आपका एम्पलीफाई भी वो करवा दे, करंट आपको ऑब्टेन्ड हो जाए, तब आपने उसको फेथफुल एम्पलीफिकेशन बोला था, राइट। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, अब देखो एक चीज़ देखो बेटा, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब जैसे कोई भी आपने एक एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर लिया हुआ है जिसको आप एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लो कि आप जैसे कोई भी उसके अंदर टेम्परेचर का चेंजमेंट आ जाए, ठीक है, तो अब जैसे आप जो मेन काम कर रहे हैं वो तो क्या कर रहे हैं, उसके क्यू पॉइंट को निकालने के लिए ही कर रहे हैं ना। जैसे कॉमन एमीटर आपने लिया तो कॉमन एमीटर के अंदर पर्टिकुलर एक उसके ऊपर आपका ये जो डीसी लोड लाइन, आपकी लोड लाइन जो निकली थी, उसके ऊपर जो क्यू पॉइंट था, आप इसके ऊपर फोकस कर रहे हो सारी जगह, राइट, इसके ऊपर फोकस कर रहे हो। अब अगर ये देखो कि हम अगर कोई ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो हमने ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, सपोज उसका आउटपुट रीजन कोई ख़राब हो गया या इनपुट कोई ख़राब हो गया, तो आप उसके कोई पार्ट को या फिर जो ट्रांजिस्टर आपने उस सर्किट में लिया हुआ था आप उसको चेंज कर रहे हो, उसके सिमिलर के साथ ही चेंज कर रहे हो भले ही, तो कुछ तो ऐसा होगा कि उसका ये क्यू पॉइंट वेरी कर जाए, वेरी तो करेगा, है ना, क्योंकि आप बेशक से दूसरा उसमें कर रहे हो, जैसे ये छेड़खानी होगी वैसे कोई ना कोई पॉइंट आपका चेंज होगा, और चेंज होते के साथ ही अपना क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये कहता है कि ये जो क्यू पॉइंट आपका चेंज हो गया इसके अंदर, या फिर हम क्या कह रहे हैं कि हम जो टेम्परेचर, जैसे आप जिस टेम्परेचर पे काम कर रहे थे, अगर वो टेम्परेचर चेंज हो गया, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो जो आपके बॉन्ड्स आपके जो आपके बन रहे थे किसी भी उसमें रीजन में, सपोज कलेक्टर रीजन के अंदर कर रहे थे, तो वो आपके ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे तो कलेक्टर करंट और ज़्यादा वहाँ पे आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर दोबारा से क्यू पॉइंट के अंदर वेरिएशन आ जाएगा। लेकिन जो आप फेथफुल एम्पलीफिकेशन बताते हो उसके अंदर आपकी सिग्नल भी वो चेंज नहीं होना चाहिए था, और साथ में क्यू पॉइंट्स जो हैं वो फिक्स रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आपके क्या हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर को वेरी करवा रहे हो, या फिर आप क्या कह रहे हो कि आप कोई भी ट्रांजिस्टर के कोई भी पैरामीटर को या फिर कोई ट्रांजिस्टर को ही आप चेंज कर रहे हो, तो आपके क्यू पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, वेरी करवा रहे हैं। तो अगर हम कुछ ऐसी प्रोसेस लेके चलें जिसमें मेरा क्यू पॉइंट अपने ट्रांजिस्टर के पैरामीटर से भी इंडिपेंडेंट हो जाए और साथ में टेम्परेचर से भी इंडिपेंडेंट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्यू पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस कहेंगे। समझ में आया? मैं लिखवाती हूँ फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। हेडिंग डाल लीजिए, नीड फॉर बायस स्टेबलाइजेशन। क्या नीड है इसकी, ठीक है। इसको देखिए क्योंकि आगे जो आप इसके अंदर करेंगे और मेथड ऑफ बाइसिंग देखेंगे उसमें भी आप स्टेबलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको बाइस स्टेबलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो लिखिए, व्हेन आइदर द टेम्परेचर चेंजेस और transistor in the amplifier circuit is replaced by another one even of the same type,
भाई हमने दूसरे ट्रांजिस्टर को या तो चेंज कर दिया, जो एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर ले रहे हैं उसको चेंज कर दिया, हमने जो चेंज किया वो भी उसी टाइप का ही ले लिया जैसा हमने पहले ले रखा था, फिर भी क्या हुआ, क्यू पॉइंट्स के उसमें क्या हो गए, शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, तो देयर मे बी ए शिफ्ट इन द क्यू पॉइंट्स, और अगर इसमें शिफ्टिंग आ रही है तो इसका मतलब ये तो क्या दे रहा है आपको, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन दे रहा है। तो दिस रिजल्ट्स इन अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो इसका मतलब फॉर फेथफुल amplification, what we have to do, we have to fix the Q points. Okay, Q points remains fixed। और बेटा ये कब होगा, ये तब होगा जब ये टेम्परेचर और ये जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर है उसके इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, और ये किसके थ्रू होएगा, आपका स्टेबलाइजेशन के उसमें। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये आप इंडिपेंडेंट कर दें अगर इसके अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेबलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, स्टेबलाइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, बड़ा बना दूं, क्यू पॉइंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज और वेरिएशंस इन transistor parameters is known as stabilization। होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि ये स्टेबलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अब हमें देखो, अब स्टेबलाइजेशन करवानी है यानी कि क्यू पॉइंट्स को फिक्स्ड करवाना है ताकि आप गुड बाइसिंग कर सके। अब ये देख लेते हैं ना कि क्यू फैक्टर्स किन किन उस पर चेंज हो रहे थे। तो ये दो हैं आपके, एक तो आपका, क्योंकि देखो मेन ये है कि टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से क्या ऐसी चीज़ है कि मेरे सर्किट को इफेक्ट पड़ गया, वो है अपना कलेक्टर करंट। तो इसका मतलब अभी क्या है, टेम्परेचर डिपेंड है आपका कलेक्टर करंट के ऊपर, वही अफेक्ट कर रहा होगा ना, तभी तो अपना क्यू पॉइंट वेरी कर गया उसके अंदर, क्योंकि आईसी वेरी कर गया। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी, आईसी इंक्रीज हो जाएगा, आईसी इंक्रीज हो जाएगा तो क्यू पॉइंट वेरी कर गए अपने, यानी कि इसको हटाना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, दूसरा कहता है कि जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स आप इसके अंदर लेके चल रहे हो, सपोज आपने बीटा को ले लिया, ठीक है, किसी उसमें बीटा की वैल्यू ले लिया आपने। अब ये कहता है कि ये जो बीटा है आपका किसी ट्रांजिस्टर के उसमें जो गेन आप निकाल रहे हो, तो ये अपना बीटा अगर हाई वैल्यू लेके चलोगे तो आईसी फिर इंक्रीज करेगी, बेशक से आप आई बी को वो कर दो। तो अब यहाँ पे अपने को ये भी क्या करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा कि भैया ऐसा ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो फैक्टर्स अपने इसके अंदर है, अगर आप ये हटा देते हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको डिटेल में लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग point is possible with the use of good biasing circuit, which makes the operating point independent of factor affecting it।
अब ये तो कर दिया, उसको गुड बाइसिंग बना सकता है अगर उसके इंडिपेंडेंट कर दे तो, लेकिन वो फैक्टर्स है कौन कौन से? द फैक्टर्स आर, कौन कौन से फैक्टर्स है भाई, बताने तो पड़ेंगे ना इनको, आप रिमूव करो, ठीक है। इन फैक्टर्स के इंडिपेंडेंट ही तो करने हैं हमें, तो ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो पहला है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कलेक्टर करंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो आपका टेम्परेचर है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। करंट जो आपका होगा कलेक्टर करंट, वो आपका हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कलेक्टर जंक्शन के ऊपर कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा लीकेज करंट इसके पोर्शन में प्रोड्यूस होता था वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि अभी यहाँ नहीं लिख पाऊंगी ना। IC इज इक्वल टू बीटा IB, ये तो पता है, लेकिन यहाँ पे लीकेज करंट और आता है जिसको हम लिखते हैं ICEO से, ठीक है। यानी कि कलेक्टर एमीटर वाले जंक्शन के अंदर लीकेज करंट अपना आ रहा था, तो अगर हम इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड और इसमें वो कर दिए तो आपका लीकेज करंट और बढ़ जाएगा यहाँ पे से, ठीक है। और अब यहाँ से अगर आप इसके अंदर और बढ़वा रहे हो तो कलेक्टर करंट इसके बढ़ने से आपका ये भी बढ़ गया, तो ये किसकी प्रोसेस आ गई, आपकी थर्मल रन अवे की, यानी कि टेम्परेचर को ये और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर आपका थर्मल रन अवे की कंडीशन आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ लिखिए द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स कैन चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट इन collector current produces heat at collector junction, and this result in rise of temperature and breaking of covalent bonds in collector junction, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कोवलेंट बॉन्ड टूट गए, कोवलेंट बॉन्ड टूट गए तो आपका जो लीकेज करंट था वो बढ़ जाएगा, लीकेज करंट बढ़ने की वजह से ये बढ़ जाएगा, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर और बढ़ गया, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हर तरीके से टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, और भाई वो ही हमें दिक्कत दे रहा है इसके अंदर, है ना। तो ये कह रहा है दिस विल increase the leakage current and hence increase collector current, ठीक है। then this process is called thermal run away, ठीक है। एंड collector current can be given by relation IC is equal to बीटा IB, ठीक है, बीटा IB प्लस ICEO, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी, अब जैसे इसके लिए और लिखते हैं तो इसको एक और फॉर्म में बीटा IB प्लस में 1 प्लस में बीटा ICBO ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पूरा फैक्टर किसको बताता है, आपके ICE को बताता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक अनडिज़ायरेबल ICEO भी आ रहा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कलेक्टर बेस्ड रिवर्स करंट था वो आपका क्या हो गया, आपका ICBO वो डबल हो जाता है जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है। तो यानी कि ये भी दिक्कत दे रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ए अनडिजायरेबल आपका लीकेज करंट
ICBO, ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड दैट ICBO becomes doubled for every 10 डिग्री सेल्सियस rise of temperature। जैसे अब भाई अपन ने एक्सपेरिमेंट किया तब ये पता चला कि 10 डिग्री अपन ने बढ़ा दिया तो ICBO जो लीकेज करंट थी वो डबल हो गया। वो डबल होते ही इसका मतलब क्या है, पूरा ICO बढ़ गया। ICO बढ़ गया इसका मतलब आपका फिर से करंट, ये कलेक्टर करंट बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें क्या लिखना पड़ेगा कि जो हमारे पास टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो डायरेक्टली क्या बढ़ा रहा है, आपके कलेक्टर करंट को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट में शिफ्टिंग हो रही है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ही क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा ताकि आप बाइसिंग को अच्छी कर सके, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर IC changes and hence there is a shift in Q points। Q points बोल लो, ऑपरेटिंग पॉइंट्स बोल लो, जो भी बोलो वो बोल लो, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को ही क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस मेक इट necessary to stabilize the Q point independent of temperature by making use of a good biasing सर्किट, ठीक है। गुड अच्छा अपना ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये काम इसके अंदर करवाना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, इसके अंदर सेकंड पॉइंट डाल लीजिए। सेकंड पॉइंट है आपका वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर। ये मैंने देखो पहले ही आपको बता दिए थे कि ट्रांजिस्टर पैरामीटर और साथ में आपका ये जो टेम्परेचर है ना, ये इफेक्ट डालता है। अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो टॉपिक्स तो आपको पता चल ही गए थे, लेकिन इन डिटेल लिखने के लिए भी अपने पास कुछ तो होना ही चाहिए था ना, तो इसीलिए मैं आपको इसको डिटेल में लिखवा रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये कहता है कि कोई भी ट्रांजिस्टर को अगर आप किसी दूसरे ट्रांजिस्टर पे वो करवाते हैं तो हमें यहाँ पे IC कलेक्टर करंट किससे, बीटा IB से मिल रहा था। तो यानी कि ये बीटा के ऊपर डिपेंड है, सीधी सी बात है। अगर मैं किसी भी उसकी बीटा को क्या ले लूँ, ज़्यादा ले लूँ, तो बीटा यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि पैरामीटर आप चेंज कर, आप यूँ कह रहे हो कि ट्रांजिस्टर मैंने चेंज कर दिया, ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया तो सीधी सी बात है वहाँ पे बीटा भी तो चेंज हो रहा होगा। बीटा चेंज हो रहा है तो वहाँ पे कलेक्टर करंट वैसे ही चेंज हो गया, फिर वही पहले वाली कंडीशन हो गई। कलेक्टर करंट चेंज हो गया तो क्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा, उसका क्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा तो फिर आपको अनफेथफुल बाइसिंग मिलेगी। भाई क्यों चेंज कर रहे हो, तो हमें इसको रोकना पड़ेगा, उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेबलाइजिंग यानी उसको रोकना, उसको इंडिपेंडेंट बनाना उनके, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे गड़बड़ आ रही है, इसकी वजह से मुझे करना पड़ा उसको स्टेबलाइज, ये मैं बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखो कि व्हेन ए ट्रांजिस्टर इज replaced by another identical transistor having, क्योंकि भाई देखो अल्टर तो कर ही सकते हैं हम इसके अंदर, जरूरी कोई ना भाई सेम कि उसमें कर दिए, किसी की बीटा की वैल्यू अपनी हाई भी हो सकती है, ठीक है। तो हैविंग हायर वैल्यू ऑफ बीटा देन IC will increase। अब इसके अंदर क्या होता है, IB तो कांस्टेंट बेशक से हो आपका, if IB is kept कांस्टेंट,
लेकिन अगर मेरा ये कांस्टेंट है, आई बीटा मेरा इंक्रीज़ कर रहा है, तो आई सी मेरा इंक्रीज़ करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपने ये कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके क्यू पॉइंट्स फिर से शिफ्ट हो जाएंगे किस साइड, जिस टाइम आपका लॉर्ड लाइन का जो हायर साइड होएगा उस साइड अपना शिफ्ट करवा देगा। तो फिर से ये कैसा हुआ, सुटेबल नहीं रहा, ठीक है। अब आपको वो करने लेने अपना, तो फिर फुल एप्लीफिकेशन के लिए क्यू पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा, फिर से अपने को नहीं मिलेगी इसके अंदर, तो इसको रिमूव करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस द क्यू पॉइंट shifts on higher side on the लॉर्ड लाइन, ठीक है। तो हमें इस शिफ्ट को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। तो सो गेटिंग या ऑब्टेन, सो टू ऑब्टेन गुड बाइसिंग या so to obtain good amplification, we need to take measures to avoid this shift। हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके के काम करने पड़ेंगे कि हम इन शिफ्ट्स को क्या कर सके, अवॉइड कर सके, ठीक है। तो इसलिए अपने पास ये आता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है अपनी स्टेबिलिटी फैक्टर, उसको भी लिख लीजिए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, डेफिनेशन ही लिख लीजिए। स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर आपका होता है चेंज इन आईसी बाय चेंज इन आईसीओ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। इट इज डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट with respect to rate of change in the, किसमें, कलेक्टर करंट के लीकेज में, चेंज इन द कलेक्टर लीकेज करंट ICO, किसके ऊपर, एट IB एंड बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये आपको क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बीटा एंड बेस करंट, ठीक है। ये क्या है, आपका स्टेबिलिटी फैक्टर हो गया। अब आपको क्या करने थे, मेथड्स देखने थे, है ना। कौन कौन से अपने को मेथड्स इसके अंदर पढ़ने हैं, जो बाइसिंग मेथड, जैसे आपका जो सिलेबस है उसके अंदर, मैं एक बार सिलेबस ही शो कर देती हूँ आपको, ठीक है। एक मिनट, मैं बुक निकाल लेती हूँ, एक सेकेंड रुकना। ये देखो अपने पास क्या है बच्चे, इसके अंदर देखो, ट्रांजिस्टर बाइसिंग, मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। तो यानी कि स्टेबलाइजेशन का टॉपिक अपना है, इसके साथ ही मेरे को इसको बताना था। डीसी लॉर्ड लाइन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, ट्रांजिस्टर बाइसिंग और इसका एम्पलीफायर, इनको देखते हैं। बाकी एम्पलीफायर हम पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो अब जो ये करवा रही हूँ टाइप्स, उसके बाद फिर सीधा हम चलेंगे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के ऊपर, और फिर फीडबैक एम्पलीफायर और एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा, और इसका अपने को जस्ट कॉन्सेप्ट चाहिए, डेरिवेशन नहीं चाहिए, तो आप जस्ट कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑसिलेशन के आपके ये 2-3 टॉपिक्स हैं, तो इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास इसके अंदर आता है कि जो आप ट्रांजिस्टर बाइसिंग कर रहे हो उसके मेथड्स आप कौन कौन से इनको डिटेल में पढ़ने वाले हो विद डेरिवेशन के साथ, ठीक है। तो वो मेथड्स मैं लिखवा देती हूँ, इसको डिस्कस फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग,
ठीक है। स्टेबलाइजेशन का पूरा टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है, स्टेबलाइजेशन क्या होता है, उसकी नीड क्या है इनको रिमूव करने के लिए, और स्टेबलाइजेशन फैक्टर क्या है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब आपके कौन कौन से मेथड्स हैं वो लिख लीजिए। फर्स्ट है बेस रजिस्टर और फिक्स्ड बायस मेथड। ठीक है, सेकंड है आपका इसके अंदर कलेक्टर टू बेस बायस और इसको बोलते हैं फीडबैक रजिस्टर मेथड। ठीक है, थर्ड हेडिंग डाल लीजिए। थर्ड है आपकी बाइजिंग विथ एमीटर रजिस्टर। ठीक है, और फोर्थ आपका लास्ट जो रहेगा वो है वोल्टेज डिवाइडर, या तो ये बोलते हैं इसको, या फिर बोला जाता है सेल्फ बायस सर्किट। ठीक है, तो अपने पास ये 4 तरीके के रहेंगे, इनको ही हमें एक एक करके डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे सारे के। ठीक है, अगर ये जल्दी से कंप्लीट हो जाता है तो 2 दिन में, 1 दिन में 2 भी करवा सकती हूँ। अगर लेंथी पड़ेगा तो हम 1 दिन में 1 ही डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, होप आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया है जो हम करने जा रहे थे आज। ठीक है, तो मैंने आपको सिलेबस भी आज शो कर दिया है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। देखो, ट्रांजिस्टर बाइसिंग करवा दी, इसमें ट्रांजिस्टर बाइसिंग के मेथड हो रहे हैं, स्टेबलाइजेशन में करवा चुकी हूँ, डीसी लॉड लाइन में करवा चुकी हूँ, एम्पलीफायर कॉमन बेस और ये वाला हो चुका है। खाली अगर कॉमन बेस और कॉमन एमीटर का ट्रांजिस्टर है तो वो आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसकी मैंने जो बाइसिंग के उसमें जो आपकी आउटपुट आती है उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर में करवा चुकी हूँ, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर के जो सीरीज़ आप जो प्लेलिस्ट है उसमें से भी देख सकते हो। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट जो इसके बाद रहेगा मेरा मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग के जो 4 मेथड है, इसके बाद मैं सीधा किसके ऊपर जाऊंगी, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम सीधा इसके ऊपर चलेंगे। देखो, सिलेबस के हिसाब से मैं करवा रही हूँ आपको इनके ऊपर ही फोकस करना है। बीच के आपके सारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बीच के सारे वो करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, तो आप अपना कंप्लीट करिएगा नोटबुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।